नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आराधना। आज इस बुलेटिन में बात होगी भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर पर संसदीय समिति में उठे सवालों की, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के मोदी सरकार पर निशाने की, देखेंगे पीएम मोदी के गुजरात दौरे पर क्या उठे सवाल, जस्टिस वर्मा पर जांच रिपोर्ट क्यों नहीं हो सकती सार्वजनिक, जानेंगे नीतीश कुमार क्यों बीजेपी से हुए नाराज, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। ऑपरेशन सिंदूर पर आर्मी ने जारी की बुकलेट, बताया वॉर रूम से पूरे ऑपरेशन पर रखी जा रही थी नजर। बीएसएफ आईजी बोले पाक ने राजस्थान में 413 ड्रोन अटैक किए। नहीं कम हो रही ज्योति मल्होत्रा की मुश्किलें, कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया जेल। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का लगा है आरोप। देश में बढ़ रहा कोरोना का खतरा, 1000 पार पहुंचा एक्टिव केस का आंकड़ा। स्वास्थ्य अधिकारी बोले वायरस अभी भी पूरी तरह नहीं हुआ है नियंत्रित। शेयर बाजार में दिखी तेजी, सेंसेक्स 456 अंकों की तेजी के साथ 82,177 पर हुआ बंद, जबकि निफ्टी 148 अंकों की बढ़त के साथ 25,001 पर हुआ बंद। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर देश अब सरकार से सवाल पूछ रहा है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद ना तो संसद का विशेष सत्र बुलाया गया और ना ही सर्वदलीय बैठक हुई। और जब संसदीय समिति की बैठक बुलाई गई तो सरकार को कई सवालों के जवाब देने पड़े। देखिए ये रिपोर्ट। भारत के साथ पाकिस्तान जंग में 4 दिन भी नहीं टिक पाया और सीज फायर की गुहार लगाने लगा। 10 मई को दोनों ही देशों के बीच सीज फायर हो गया। पाकिस्तान के साथ चली जंग को लेकर संसदीय समिति की बैठक हुई। बैठक में सिंधु जल संधि, सीज फायर समझौते, विदेशी दबाव और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हुई। इस दौरान कांग्रेस सदस्यों ने विदेश मंत्री से ऑपरेशन सिंदूर से पहले पाकिस्तान को सूचना दिए जाने पर सवाल किया। इसे लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सफाई देते हुए कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच डीजीएमओ स्तर के अलावा किसी भी तरह की कोई बातचीत नहीं हुई और वो भी हमलों के बाद ही हुई थी। पहले आतंकी ठिकानों पर हमला हुआ, फिर पीआईबी ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की। भारत के डीजीएमओ ने पाकिस्तानी डीजीएमओ से संपर्क किया और उन्हें हमले के बारे में जानकारी दी। हमारी तरफ से पाकिस्तान के किसी भी सैन्य ठिकाने को निशाना नहीं बनाया गया, न ही आम आदमी को टारगेट किया। भारत ने सिर्फ आतंकी ठिकानों को टारगेट किया था, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से आतंकियों के समर्थन में भारत पर हमला किया गया, जिसका हमने जवाब दिया। जयशंकर ने सदस्यों को बताया कि सीज फायर किसी बाहरी दबाव से नहीं, बल्कि दोनों देशों के डीजीएमओ के आपसी संपर्क से हुआ। पाकिस्तान की ओर से पहल करते हुए उनके डीजीएमओ ने भारतीय डीजीएमओ से संपर्क किया था। लड़ाई के दौरान भी हमारा रुख साफ था, अगर पाकिस्तान फायरिंग बंद करता है तो हम भी बंद कर देंगे, लेकिन वो हमला करेगा तो हम 10 गुना बड़ा हमला करेंगे। विदेश मंत्री ने ये भी साफ कर दिया कि सिंध जल समझौते पर कोई भी फैसला देश हित में लिया जाएगा। इस बीच भारत का डेलीगेशन लगातार दुनिया भर के देशों में पहुंचकर पाकिस्तान की पोल खोल रहा है। शशि थरूर के नेतृत्व में गुयाना पहुंचे भारतीय डेलीगेशन ने गुयाना के प्रधानमंत्री मार्क एंथनी फिलिप्स से मुलाकात की। इस दौरान फिलिप्स ने भारत का खुला समर्थन किया। इससे पहले गुयाना के उपराष्ट्रपति भरत जगदेव ने कहा था कि गुयाना पूरी तरह से भारत के साथ खड़ा है। इसके अलावा दूसरे कई देशों ने भी भारत का खुलकर समर्थन किया। पाकिस्तान के खिलाफ हुई कार्रवाई को लेकर सरकार से सवाल जवाब किए जा रहे हैं, तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो मोदी सरकार के 11 साल के कामकाज पर सवाल उठा दिए। 26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी ने पहली बार पीएम पद की शपथ ली थी, लेकिन जो वादे उन्होंने उससे पहले किए थे उनमें से कई जुमले बन गए, जिस पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। नरेंद्र मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर कांग्रेस ने सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर बड़े बड़े वादों को खोखले दावों में बदलने का आरोप लगाया है। खड़गे ने 7 पॉइंट गिनाते हुए बताया कि मोदी सरकार के 11 साल का कार्यकाल कैसा रहा। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया कि 26 मई 2014, 11 सालों में बड़े बड़े वादों को खोखले दावों में बदलकर मोदी सरकार ने देश की ऐसी दुर्दशा की कि अच्छे दिन की बात अब एक डरावने सपने की तरह साबित हुए। युवा सालाना 2 करोड़ नौकरियों का वादा असलियत में करोड़ों की गायब। किसान न आय हुई दोगुनी, ऊपर से खानी पड़ी रबर बुलेट। महिला आरक्षण पर शर्तें लागू, सुरक्षा तार तार। कमजोर वर्ग एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटीज पर भयावह अत्याचार, हिस्सेदारी खत्म। खड़गे ने आगे लिखा कि अर्थव्यवस्था महंगाई की पराकाष्ठा, बेरोजगारी की बाढ़, कंजम्पशन ठप, मेक इन इंडिया रहा फ्लॉप और असमानता चरम पर।
विदेश नीति वादा था विश्व गुरु बनने का, बिगाड़े हर देश से संबंध, लोकतंत्र के हर स्तंभ पर आरएसएस का हमला, ईडी सीबीआई का दुरुपयोग, संस्थानों की स्वायत्ता दी उजाड़, 140 करोड़ जनता का हर तबका परेशान। 11 सालों में ऐसा रहा कमल का निशान। कांग्रेस अध्यक्ष ने मोदी सरकार के 11 साल का हिसाब किताब एक तरह से पेश कर दिया है। युवाओं में बेरोजगारी से लेकर महिलाओं में सुरक्षा को लेकर बढ़ती चिंता तक खड़गे ने कई मुद्दे उठाए और मोदी सरकार को घेरा है। ऐसे में मोदी सरकार पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। अब इसका बीजेपी क्या जवाब देती है, ये तो देखने वाली बात होगी। खड़गे ने जो सवाल उठाए उसके जवाब पीएम मोदी ने नहीं दिए, बल्कि वो अपनी सरकार के 11 साल पूरे होने पर गुजरात में बड़ा रोड शो करते दिखाई दिए। उन्होंने दाहोद में रोड शो किया, पाकिस्तान पर जमकर हमला बोला, कहा कि पहलगाम की घटना के बाद मोदी चुप नहीं रह सकता था। तो क्या कुछ कहा पीएम मोदी ने, देखिए इस रिपोर्ट में। पीएम मोदी अपने गृह क्षेत्र गुजरात पहुंचे हैं, जहां उन्होंने रोड शो के बाद जनता को संबोधित भी किया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद उनका ये पहला गुजरात दौरा है। दाहोद में उनकी जनसभा हुई। इस दौरान पीएम मोदी ने अपने संबोधन में ऑपरेशन सिंदूर से लेकर अपनी सरकार की तमाम उपलब्धियां गिनवाई। पीएम मोदी ने भरे मंच से कहा कि सोचिए, जम्मू कश्मीर के पहलगांव में आतंकवादियों ने जो कुछ किया, क्या भारत चुप बैठ सकता है? क्या मोदी चुप बैठ सकता है? अगर कोई हमारी बहनों के सिंदूर को मिटाएगा तो उसका भी मिटना तय हो जाता है। पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बड़ी बड़ी बातें कही, लेकिन इसे लेकर विपक्ष के जो सवाल हैं उन पर अब तक चुप्पी साध रखी है। विपक्ष लंबे वक्त से ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग कर रहा है, संसद के विशेष सत्र की मांग कर रहा है। उनका कहना है कि पहलगांव घटना के बाद ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी पीएम मोदी ने विपक्ष के सवालों का जवाब नहीं दिया। 22 अप्रैल की घटना के पीछे सुरक्षा चूक के लिए कौन जिम्मेदार था, इस पर भी अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है। जिन लोगों ने 26 लोगों की जान ली, वो आतंकी कहाँ हैं? सवाल कई हैं। हालांकि गुजरात की जमीन से जरूर उन्होंने पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया। इस दौरान पीएम मोदी ने अपने कार्यकाल के 11 साल पूरे होने का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आज 26 मई का दिन है। साल 2014 में आज के ही दिन मैंने पहली बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। देश के कोटि कोटि जनों ने भी मुझे आशीर्वाद देने में कोई कमी नहीं रखी। पीएम मोदी ने दावे तो बहुत किए, लेकिन उनके दावों पर सवाल भी उठ रहे हैं, खास तौर पर विपक्ष के सवालों पर पीएम की चुप्पी को लेकर। तो सवाल दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस यशवंत वर्मा को लेकर भी उठ रहे हैं। उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बनाई गई 3 जजों की कमेटी ने इन हाउस जांच की थी, लेकिन इसकी रिपोर्ट अभी तक सार्वजनिक नहीं की गई है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई थी, जिस पर कोर्ट का फैसला आ गया है। तो क्या है कोर्ट का फैसला, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। जस्टिस यशवंत वर्मा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। जस्टिस वर्मा मामले में आरटीआई के तहत जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करने की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने आरटीआई के अधिनियम 2005 के तहत दायर एक आवेदन को खारिज कर दिया है, जिसमें जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ आरोपों से संबंधित इन हाउस जांच समिति की रिपोर्ट की मांग की गई थी। ये फैसला सुप्रीम कोर्ट के केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी यानी सीपीआईओ ने अमृतपाल सिंह खालसा के आरटीआई आवेदन को खारिज करते हुए लिया है, जिसमें जांच रिपोर्ट और सीजीआई संजीव खन्ना के जरिए राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री को भेजे गए पत्र की प्रति मांगी गई थी। सीपीआईओ ने सुप्रीम कोर्ट बनाम सुभाष चंद्र अग्रवाल मामले का हवाला देते हुए कहा कि ये सूचना आरटीआई के तहत नहीं दी जा सकती, क्योंकि ये न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निजता के अधिकार और गोपनीयता से संबंधित है। दरअसल ये आरटीआई आवेदन 9 मई को दायर किया गया था। जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी आवास पर नकदी मिलने के मामले में आरटीआई कार्यकर्ता ने जांच रिपोर्ट की कॉपी मांगी थी, लेकिन एससी ने इसे खारिज कर दिया। इस फैसले ने एक बार फिर से ये मामला सुर्खियों में ला दिया है। बता दें कि जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी आवास में आग लगी और दमकल कर्मियों ने वहां बड़ी मात्रा में जली हुई नकदी देखी। हालांकि जस्टिस वर्मा ने आरोपों से इनकार किया और इसे साजिश बताया, लेकिन इसके बाद से उन पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि जस्टिस वर्मा के खिलाफ हुई जांच रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की जाएगी, लेकिन अगर यह मामला संसद पहुंच जाता है, यानी जस्टिस वर्मा पर महाभियोग की कार्रवाई शुरू हो जाती है, तो शायद ये रिपोर्ट सामने आ सकती है। वैसे जस्टिस वर्मा को भी इस्तीफा देने का विकल्प दिया गया था, तो वहीं बिहार के सीएम को लेकर भी दावे किए जा रहे हैं कि वो विकल्प की तलाश कर रहे हैं। चर्चा है कि जेडीयू बीजेपी से नाराज है। तो क्या है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। दिल्ली में हुई एनडीए की बैठक में आखिर ऐसा क्या हुआ जो नीतीश कुमार ने बैठक बीच में ही छोड़ दी और बिहार पहुंचकर सीधा जेडीयू कार्यालय पहुंचे, जिसके बाद से सियासत गर्मा गई है। चर्चा हो रही है कि नीतीश दिल्ली जिस उम्मीद के साथ गए थे, क्या वो पूरी नहीं हुई? क्या बीजेपी की तरफ से उनको कोई आश्वासन नहीं मिला? क्या सीएम फेस को लेकर दोनों के बीच बात नहीं बनी? और नतीजा ये हुआ कि नीतीश कुमार एनडीए की बैठक से अचानक ही बीच में चले गए, जिससे हर कोई चौंक गया।
अब नीतीश कुमार ने ऐसा क्यों किया, इसकी वजह तो अभी तक सामने नहीं आई, लेकिन इस खबर ने राजनीति की गलियारों में एक नई बहस छेड़ दी है। इन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश हो ही रही थी कि नीतीश कुमार ने अचानक पटना में जेडीयू कार्यालय पहुंचकर पारा गरमा दिया। नीतीश कार्यालय में लगभग 15 से 20 मिनट रहे। उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा से बात की और कार्यकर्ताओं से मिलने के बाद जदयू कार्यालय से निकल गए। उन्होंने क्या बात की है ये अभी तक साफ नहीं हुआ है, लेकिन जानकारों का दावा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 2 दिनों के दिल्ली दौरे में प्रधानमंत्री से मुलाकात तो जरूर हुई, लेकिन विधानसभा चुनाव को लेकर बात आगे नहीं बढ़ी है। इससे नाराज होकर नीतीश कुमार तुरंत दिल्ली दौरे से पटना लौट आए और अब विधानसभा चुनाव के लिए नई रणनीति बनाने में जुट गए हैं। जिस तरह से नीतीश ने दिल्ली में होते हुए नीति आयोग की बैठक से दूरी बनाई थी, उसके बाद से दावा किया जा रहा था कि नीतीश बीजेपी पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे एनडीए कॉन्क्लेव में उनकी बात सुनी जाए। बैठक में पीएम मोदी समेत बीजेपी के कई बड़े नेताओं से उनकी मुलाकात हुई, लेकिन जैसी उन्हें उम्मीद थी वैसा कुछ नहीं हुआ। इसलिए बीच में ही वो निकल गए और अब पटना लौटकर तैयारियों में जुट गए हैं, जो बीजेपी के लिए अच्छा संकेत नहीं माना जा रहा है। बिहार एनडीए में घमासान मचा हुआ है तो महागठबंधन में भी अशांति दिख रही है, खास तौर पर आरजेडी के अंदर। लालू परिवार में इस समय तूफान आया हुआ है। लालू यादव ने अपने बड़े बेटे तेज प्रताप को पार्टी और परिवार से निकाल दिया है। अब इस मामले में बड़ा मोड़ आया है। तो क्या है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव का परिवार विवादों से घिर गया है। लालू का तेज प्रताप यादव को पार्टी और परिवार से बेदखल करने के फैसले ने सियासी गलियारों में बहस छेड़ दी है। लालू के इस फैसले को लेकर सवाल उठ रहे हैं। उन पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि आज लालू यादव की सामाजिक मूल्यों के प्रति संवेदनशीलता जाग रही है, तो ऐश्वर्या के वक्त ये क्यों नहीं दिखी। बताते चले कि ऐश्वर्या तेज प्रताप की पत्नी है। दंपति के बीच तलाक के लिए कोर्ट में मुकदमा चल रहा है। ऐसे में अनुष्का नाम की एक लड़की के साथ तेज प्रताप यादव की वायरल तस्वीर पर ऐश्वर्या का भी बयान सामने आया। उन्होंने आरोप लगाया कि परिवार में चल रही गतिविधियां केवल नाटक है। चुनाव को देखते हुए ये लालू परिवार का ड्रामा है, पूरा परिवार एक है। ऐश्वर्या का कहना है कि उन्हें इस बारे में जो भी जानकारी मिली है वो मीडिया के जरिए ही मिली है, और जब तेज प्रताप पहले से ही किसी और से प्यार करते थे तो उन्होंने उनसे शादी क्यों की और उनकी जिंदगी क्यों बर्बाद की। इस मुद्दे पर कुछ ऐसे ही बयान विपक्षी दलों की तरफ से भी आए। दरअसल ये पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब तेज प्रताप यादव ने सोशल मीडिया पर अनुष्का यादव नाम की एक महिला के साथ अपनी तस्वीर शेयर करते हुए उनसे 12 साल के संबंध की बात कही। हालांकि थोड़ी देर बाद ही उन्होंने उस पोस्ट को ये कहते हुए हटा दिया कि उनका सोशल मीडिया अकाउंट हैक हो गया था। लेकिन इसके बाद लालू यादव ने उन्हें 6 साल के लिए आरजेडी से निकाल दिया। इस पर मीसा भारती का कहना है कि पार्टी अध्यक्ष का फैसला सर्वोपरि है। इस बीच लालू का परिवार कोलकाता के लिए रवाना हो गया है। चुनाव के ऐलान से 4 महीने पहले लालू परिवार में घमासान मचा हुआ है, तो महाराष्ट्र की सियासत में भी घमासान मचा हुआ है। 17 दिन पहले जिस मेट्रो स्टेशन का उद्घाटन किया गया था, मुंबई की पहली बारिश ने ही मेट्रो के निर्माण की पोल खोल दी है। विपक्ष सरकार को घेर रहा है। तो क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र में बारिश आफत बन गई है। मुंबई में बेमौसम बारिश की वजह से हालात काफी बदहाल हो गए हैं। कुछ घंटों की लगातार बारिश की वजह से कई इलाकों में और ट्रेन की पटरियों पर जलभराव हो गया। इस बीच वर्ली के अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन का एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है, जिसमें मेट्रो स्टेशन दरिया में तब्दील होता नजर आया। हालत इतनी खराब हो गई कि स्टेशन के गेट ही नहीं, प्लेटफॉर्म तक पानी पहुंच गया। लोग मेट्रो में जाने के लिए पानी में घुसने को मजबूर हो गए। वहीं मेट्रो के अंदर से छत से पानी टपकता हुआ दिखाई दे रहा है। माना जा रहा है कि जल निकासी की व्यवस्था ठीक नहीं होने की वजह से ये बाढ़ आई है। कांग्रेस ने इस मेट्रो स्टेशन का एक वीडियो शेयर कर महाराष्ट्र सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस ने एक्स पर पोस्ट किया कि ये मुंबई का आचार्य अत्रे चौक मेट्रो स्टेशन है। सिर्फ 17 दिन पहले इसका उद्घाटन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किया था। ये सिर्फ एक बारिश में पूरी तरह से तबाह हो चुका है। साफ नजर आ रहा है कि जमकर भ्रष्टाचार किया गया है। ये है नरेंद्र मोदी और बीजेपी का खोखला विकास। मुंबई में आई पहली बारिश ने फडणवीस सरकार के विकास के दावों की पोल खोल कर रख दी है। इस घटना ने मेट्रो इंफ्रास्ट्रक्चर पर सवाल खड़े कर दिए हैं, खासकर उस मेट्रो लाइन पर जिसका उद्घाटन महज कुछ दिन पहले यानी कि 10 मई को हुआ था। सवाल ये भी है कि क्या इंफ्रास्ट्रक्चर की योजना और डिजाइन पूरी तरह से तैयार थी या फिर मेट्रो के निर्माण में कोई घोटाला हुआ है। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। क्या सीसीटीवी कैमरा देश में बैन हो जाना चाहिए? चाहे हाईवे हो या सुनसान कोई बिल्डिंग हो, वहाँ कोई हो या ना हो, लेकिन ये कम वक्त
सीसीटीवी कैमरा जरूर ही होता है। आप देखिए ना, चाल चरित्र वाली पार्टी के मध्य प्रदेश के अभी एक नेता सीसीटीवी की गिरफ्त में आए थे। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के एक और इसी पार्टी के नेता भी सीसीटीवी कैमरे की जद में आ गए और बदनाम हो रहे हैं। उनका वीडियो वायरल हो रहा है। अब क्या किया जा सकता है इसके लिए? वो तो अपने आप को बदल नहीं सकते, क्योंकि ये अमृत काल है। इसलिए सीसीटीवी कैमरों को ही हटाना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।